हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पुनः आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट 2026 में जैसा जनवरी में कराया जाने वाला है। ठीक है, तो आपको बता दें आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें देखेंगे कि कितने लेखकों से बने प्रश्न हैं और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कौन ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में समास और लेखक और उनकी रचनाओं से आज की वीडियो कवर करने वाले हैं। पूरा अंत तक आप वीडियो को देखेंगे। आज की वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और वीडियो को आप लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न हम देखते हैं। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। या प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि हिंदी की लिपि क्या है, यही बताना है। दोस्तों, तो हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? आपका ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है कि देवनागरी में लिखी गई है, क्या आपका खरोष्ठी में लिखी गई है, क्या आपका गुरुमुखी में लिखी गई है, यही बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। आपको बता दें हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आपको पता है ना कि देवनागरी जो लिपि होती है वह किस क्रम में लिखी जाती है, आप बताएंगे दोस्तों। तो देवनागरी लिपि जो होती है वह बाएं से दाएं लिखते हैं। किस तरफ लिखते हैं? तो बाएं से दाएं लिखते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। देवनागरी लिपि है किसकी? हिंदी की, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार के यूपी टेट में बना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर अब तक ये बातें नहीं याद है ना, तो आज याद कर लीजिए और पुनः ऐसा आप मौका मत भुनाइए कि चीजों को आप भुला भुला के रोज आज नहीं तो कल याद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, जितना बताया जा रहा है उतना आप याद कर लीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा जो आप यूपी टेट के एग्जाम में बैठे और ऐसा प्रश्न आपके सामने से गुजरे जो आपका अभिषेक एकेडमी के चैनल पर न बताया जाए। दोस्तों, मेरा पूरा आशा रहेगा, मैं पूरा आपसे कोशिश करूंगा कि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे तो हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल के 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। अगर यही कहे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बात कह दे दोस्तों, तो याद रखेंगे हिंदी दिवस जो होता है ना वह होता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? बता दीजिए। 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों को आप याद रखेंगे। हिंदी का अगर आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है, हिंदी के सारे क्वेश्चन को कवर करना है, तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि की विशेषता होती है या लिखी जाती है बाएं से दाएं को, ये बात आपको पता है। सबसे पहले हम इसी क्रम से तो लिखते हैं, आपको पता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए हिंदी किस लिपि में लिखी गई, मतलब मैं बाएं से स्टार्ट किया हूँ और खत्म कहाँ पे किया हूँ दोस्तों? दाएं में किया हूँ। और ये हिंदी है और इसकी लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें हिंदी के बारे में और कुछ दोस्तों, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में हिंदी के प्रस्थान के लिए या हिंदी के दोस्तों हिंदी के बढ़ावा के लिए भारतीय संविधान में अगर कोई अनुच्छेद है तो याद रखेंगे हिंदी के प्रस्थान के लिए जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। कितना दोस्तों? 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद, आर्टिकल संख्या इतना में हिंदी के प्रचार प्रसार का वर्णन किया गया है या हिंदी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगर मुख्य बात आपको बता दें, ये जो सीडीपी में बहुत बनता है, याद रखेंगे सीडीपी में बनता है, बाल विकास में बहुत बनता है कि एक लिपि है जिस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। याद रखेंगे ब्रेल लिपि। और जो ये लिपि होती है ना, दृष्टि बाधितों के लिए होती है, अंधे लोगों के लिए होती है। और ब्रेल लिपि में क्या होते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें ब्रेल लिपि जो होती है इसकी खोज लुई ब्रेल ने किसने किया है दोस्तों? तो इसकी खोज लुई ब्रेल ने कब किया था दोस्तों? अगर ये पूछे तो याद रखेंगे 1820 में किया था। और याद रखेंगे ये लुई ब्रेल जो लिपि होती है ब्रेल लिपि, इसकी खोज लुई ब्रेल किए थे। इसमें क्या होता है? तो 6 डाट रेखाएं होती है। कितनी होती है दोस्तों? 6 डाट रेखाएं। और जो आंख से जिनको दिखता नहीं वो इन रेखाओं को अपने अनुभव के माध्यम से पढ़ते हैं और ये अंधों के पढ़ने की लिपि होती है ब्रेल लिपि। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको बता दें अगर हिंदी किस, एक बार ये प्रश्न बन चुका है कि हिंदी कहाँ की भाषा है, तो याद रखेंगे एक देश है जिस देश में भी हिंदी बोली जाती है या वहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी को मान्यता मिला है और उस देश का नाम है मॉरिशस। ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्या है दोस्तों? तो मॉरिशस है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर मैं मॉरिशस को बता दिया तो मॉरिशस से अभी आपका जो पेट का एग्जाम हुआ है उसी में एक प्रश्न बन गया था कि कौन ऐसा देश है ना कि जहां पे जन औषधि केंद्र खोला गया है। तो याद रखेंगे जन औषधि केंद्र की शुरुआत अपने भारत से हुई है, प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा। आपको बता दें कि जो ये जन औषधि का केंद्र जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पे खोला गया, तो मॉरिशस में खोला गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, मॉरिशस में जन औषधि केंद्र भी खोला गया। और हिंदी भाषा को मान्यता कहाँ दी गई है, तो मॉरिशस में दी गई है। ये बात याद रखेंगे। और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतना तो इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद कर लो दोस्तों, ठीक ना, आपको कुछ चीजें न बचने पाए। चलिए आगे ले चलते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, यही बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। चिंतामणि जो किसका निबंध संग्रह है यही आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बता दें बाल मुकुंद गुप्त का है दोस्तों, याद रखेंगे। बाल मुकुंद गुप्त का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि रामचंद्र शुक्ल जी का है कि श्याम सुंदर दास का है। तो जो चिंतामणि है ना वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है दोस्तों, निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस आधार पे आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इंपॉर्टेंट जो चीजें आज तक के परीक्षा में बनी हैं, कभी ना कभी इनकी रचनाओं से जो भी चीज पूछ देता है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है तो आप लोगों को बता दो दोस्तों, ये याद रख लेना कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना यह किनकी रचना है, तो यह आपका रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये भी आप याद रखेंगे। अगर कोई पूछे कि चिंतामणि किसकी रचना है तो चिंतामणि आपका किसका रचना है दोस्तों, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगर आपको कब पूछे कि सूरदास किसकी रचना है, ये भी है। रस मीमांसा पूछे, त्रिवेणी पूछे, गोस्वामी तुलसीदास पूछे, याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आपको याद करना ही होगा। आपको मैं बता दूं बहुत बार पूछा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे हजारी प्रसाद की द्विवेदी। जितनी मैं रचनाएं बता रहा हूं दोस्तों, सब रचना याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यह आपके लिए संभव भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें की रचना केवल बता रहा हूं। जैसे चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, पूछा हुआ चीज है। चिंतामणि किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। गोस्वामी तुलसीदास त्रिवेणी ये सब रस मीमांसा पूछा है तो किनके है, रामचंद्र शुक्ल जी के। इस बात को आपको याद रखना होगा। अब चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी में 2-3 बात बहुत पूछा है। बाण भट्ट की आत्मकथा, याद रखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा किनकी रचना है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा अगर आपसे पूछे तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है दोस्तों। आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और एक ही बात याद रखेंगे, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो अशोक के फूल भी आप लोग याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आपको मैं कुछ और बता दूं, क्यों मैं भूलूं, इस बात को याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की रचना के बारे में पूछे तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना महाकाव्य, याद रखेंगे महाकाव्य। कामायनी आप लोग याद रखेंगे, कामायनी याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी हो गया। जयशंकर प्रसाद की रचना है चंद्रगुप्त, इनकी रचना स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप आदि, याद रखेंगे आकाशदीप और आदि, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद की रचना, इस बात को याद रखेंगे। मैं आपको इनको क्यों छोड़ूं, मुंशी प्रेमचंद्र याद रख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद्र दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट रचना याद रखेंगे। गोदान आप लोग सुने होंगे दोस्तों, याद रखेंगे गोदान किनकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गोदान हो गया, इसके बाद आपका गबन हो गया, इसके बाद आपका रंग भूमि हो गया, सब लोग याद रखें। गोदाम हो गया, गबन हो गया, रंग भूमि हो गया, आपका करम भूमि हो गया, याद रखेंगे करम भूमि किनकी रचना है, उन्हीं की है। आपका एक बात और कहेंगे दोस्तों, ये तो मत भूलिएगा कि सेवा सदन किनकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गोदाम, गबन, रंगभूमि, करम भूमि, सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप याद रखेंगे। आपको मैं एक चीज की रचना और बता दूं जो पूछा है आज तक के प्रीवियस ईयर में, जिससे ज्यादा प्रश्न बने हैं ना, उसी रचना को उठाकर, उस कवि की रचना को उठाकर मैं लाया हूं आपके सामने। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए मैं क्यों छोड़ू, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती याद रखेंगे, धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय, याद रखेंगे कि क्या दोस्तों, तो ठेले पर
हिमालय। बहुत बार पूछा है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की है। आपको याद रखेंगे अंधा युग, अंधा युग किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखेंगे धर्मवीर भारती का है। और एक बात दोस्तों, इसको तो मत भूलिएगा, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता किसकी रचना है दोस्तों, तो गुनाहों का देवता आपका धर्मवीर भारती की रचना है। और सूरज का सातवां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आप कवर भी किए होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है दोस्तों, तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का यह रचना है। इस बात को आप याद रखेंगे। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, उसी को मैं लेकर आया हूं। और आपको बता दूं एक बार, ये लास्ट रचना मैं बता रहा हूं, परमाल रासो किसकी रचना है, याद रखेंगे दोस्तों, परमाल रासो किसकी रचना है। वे बना हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये जगनिक की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, तो जगनिक की रचना है। कौन, तो परमाल रासो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी तरह आप इसको याद कर जाइए, किसी भी तरह आपको कहीं इस चीज़ों को लिख लीजिए, लिख के आप लोग इसको बार बार पढ़िए। अगर यूपी टेट में अच्छा नंबर आपको लाना है तो ये सब चीज़ें आपको करनी होगी, क्योंकि जब आप लोग स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी चीज़ों को आप सीख पाएंगे और अच्छा से अच्छा अंक को आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। आपको 3 नंबर की बात करेंगे कि प्रेम सागर किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको यही बताना है कि मुंशी सदा सुखलाल की है, याद रखेंगे, मुंशी सदा सुखलाल जी की है, कि आपका सदल मिश्र जी की है, कि लल्लू लाल जी की है, कि राम प्रसाद निरंजनी जी की है। या प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो पंडित लल्लू लाल जी की है। किसकी है दोस्तों, तो पंडित लल्लू लाल जी की है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं का नाम है पंडित लल्लू लाल जी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको मैं बहुत चीजें तो बता नहीं पा रहा हूं, समय के अभाव में चीजें जो उतना होती हैं यहाँ पे बता पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने आपको बहुत चीजें बताया। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन से बहुत ज्यादा, हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन से संबंध रखते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ज्यादा रचनाएं जो यूपी टेट में बनी है, आप इसको याद रखेंगे। नीड़ का निर्माण फिर याद रखेंगे, नीड़, नीड़ का मतलब घोंसला होता है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, तो याद रखेंगे नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और याद रखेंगे मधुबाला, याद रखेंगे मधुबाला हो गया, आपका मधु कलश हो गया, मधु कलश हो गया, और इसके बाद आपका मधुशाला हो गया। ये तीनों को आप याद रखेंगे, मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला। और इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर याद रखेंगे, यह किसकी रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद रखेंगे। सब चीज़ आप लोग याद रखो, ध्यान रखेंगे, तो किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह आपके लिए मैं इसलिए लाता हूं कि आपकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, याद रखेंगे। पुनः मैं आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन मेरा रहता है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको जानकारी में वो चीज़ें मदद करे दोस्तों। तो इसलिए मेरा छोटा सा विनम्र आपसे निवेदन रहता है कि आप चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें। अपने जितने भी आपके साथी ग्रुप में लोग तैयारी करते हैं उनको इस चैनल को लिंक शेयर करिए, बताइए कि एक ऐसा चैनल है जो हर चीज़ों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सब चीज़ें मैं उपलब्ध कराऊंगा। और आपका पूरा चीज़ें याद रखेंगे, यूपी टेट की हर चीज़, हर प्रकार के एनालिसिस और हर प्रकार का विश्लेषण आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ों को आप याद रखिए और आप मेरे परिवार से जुड़ जाइए, परिवार का हिस्सा बनिए, जिससे हम लोग और आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मुहावरा है कि नाक का बाल होना, मुहावरा का अर्थ क्या है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। याद रखेंगे, 4 नंबर ऑप्शन को देखेंगे, नाक का बाल होना का मतलब होता है कि अत्यधिक प्रिय होना। इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक ना, 9 2 11 होना अगर पूछ दे तो भाग जाना या गायब हो जाना, ये सब चीज़ें है ना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें कई बार
बनी हुई हैं, ठीक ना। घुटना टेकना, एक बार यूपी टेट में ये भी बना है, घुटना टेकना। घुटना टेकना का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक ना। एक राजा दूसरे राजे के सामने रणभूमि में घुटना टेक दिया। घुटना टेक दिया का मतलब कि वह राजा उस राजा के सामने हार गया, अपना हार स्वीकार कर लिया। तो घुटना टेकना का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक ना। ऐसी ऐसी चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे अस्थिर बोलते हैं, कि उसे अडिग बोलते हैं, कि यायावर बोलते हैं, कि गतिशील बोलते हैं, ये बताएंगे। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहे दोस्तों उसे यायावर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बता दूं जो ईश्वर को न मानता हो। अगर ऐसे कहे दोस्तों कि जो ईश्वर को न मानता हो, ईश्वर न मानता हो या ईश्वर को न मानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आपको पता है? अगर पता है तो आप बताते चलिए। उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक। जो ईश्वर को न माने वह उसको क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलेंगे। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको मैं पूछूं कि जो युद्ध में स्थिर रहे, याद रखेंगे, जो भैया युद्ध में स्थिर रहे, जो युद्ध में स्थिर रहे, युद्ध में स्थिर रहे, उसे क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछे या कहीं आ जाए तो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें बनी हैं, जो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, उसी को मैं बता रहा हूं। जो ईश्वर को न माने उसे हम नास्तिक बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे हम युधिष्ठिर बोलते हैं। याद रखेंगे। ग्रह नक्षत्र का जो ज्ञाता हो, याद रखेंगे, जो ग्रह या नक्षत्र का क्या हो दोस्तों? नक्षत्र का ज्ञाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? याद रखेंगे। जो ग्रह और नक्षत्र का ज्ञाता हो उसे हम ज्योतिषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ज्योतिषी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे आप लोग एक चीज देखेंगे, एक बार ये प्रश्न बना है कि 20 में प्रश्न बन चुका है केंद्रीय विद्यालय समिति में। ये टीचर का ही एक एग्जाम होता है। जिसकी सुंदर गर्दन हो, याद रखें, जिसकी गर्दन सुंदर हो। अगर ऐसे बन जाए कि जिसकी गर्दन क्या हो दोस्तों? जिसकी गर्दन सुंदर हो, उनको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सुग्रीव। याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? सुग्रीव बोलेंगे। जहां पहुंचना कठिन हो, याद रखेंगे, ये प्रश्न याद रखेंगे कि जहां पहुंचना कठिन हो उसे हम क्या बोलते हैं? जहां पहुंचना कठिन हो। यह आपका हरियाणा टेट में पूछा है कि जहां पहुंचना कठिन हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जहां पहुंचना कठिन हो उसे हम दुर्गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं दुर्गम। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और एक बात याद रखना, प्रश्न एक बार ये बना है, यूपी टेट में ही बना है, कि जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। याद रखेंगे, बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जिसकी जो बहुत तेज क्या हो दोस्तों? बुद्धि हो। आप लोग इसको बाल विकास में पढ़ते हैं। जो बहुत ज्यादा तेज हो, बुद्धि हो, जिसका IQ बहुत तेज हो दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। याद रखेंगे। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर एक बार आप लोगों को मैंने ये भी बता चुका हूं पहले, लेकिन आज पुनः बता रहा हूं कि आकाश को स्पर्श करने वाला क्या कहलाता है? तो आकाश को स्पर्श करने वाला गगन चुंबी कहलाता है, या गगन को चूमने वाला क्या कहलाता है? तो गगन चुंबी कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जो चित्र बनाता हो, एक बार यूपी टेट में प्रश्न बना है कि जो चित्र बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो चित्र बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। चित्रकार बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? चित्रकार बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? ये तो प्रश्न बनता है दोस्तों, आप इसको बताइए। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों जिज्ञासु। याद रखेंगे। कोई पूछे कि जिज्ञासु किसे कहते हैं, तो जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। चलिए यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को बता दूं कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे हम लोग यायावर बोलते हैं। मैंने इस चीज़ों को अभी बताया हूं दोस्तों। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसे अस्थिर बोलते हैं। जो अपनी बातों पर या वादों पर टिका रहे उसे हम लोग अडिग बोलते हैं। और जो सदैव चलता रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गतिशील बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोग कवर करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत
पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? ये प्रश्न मैंने बहुत पीछे बता चुका हूं दोस्तों। एक बार जब इस प्रश्न को मैंने शूट किया है वीडियो में, तो मैंने अब भूल चूक मान लीजिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मैंने अंत में इसका आंसर बताया है दोस्तों कि सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचना है, लेकिन उसमें बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर यह सुभद्रा कुमारी, मैं भी उसमें बताया हूँ कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, क्योंकि एनालिसिस कराने में ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है दोस्तों। इसलिए अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं इसका क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बुंदुले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो पंक्ति है ना दोस्तों, यह किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की। वीरों का कैसा हो बसंत, याद रखेंगे। कोई पूछे कि वीरों का कैसा हो बसंत, अगर वीर रस का ही बात किया जाए तो वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, अपने माइंड में सेट रखेंगे इस चीज़ों को, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। समाज से अब हम कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आता था सर समाज को क्लियर कराइए। तो समाज को आज की वीडियो क्लियर तो नहीं करा पाएगी, मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि आपको लगने लगेगा कि समाज होता क्या है। बस इतना कहूँगा कि अगर वीडियो अंत तक आपने देख लिया, आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो आज की वीडियो समाज देखने के बाद आपको लगेगा कि समाज आखिर में होता क्या है, ठीक ना। समाज में सबसे पहले एक संभावना आती है, एक दिक्कत आती है, एक परेशानी आती है कि समास आपका 4 प्रकार का होता है कि समास आपका 6 प्रकार का होता है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे मूल रूप से जो समास होता है ना, मूल रूप से समास 4 प्रकार का होता है, और उस तरह समास के भेदों में अगर उसे बांट दिया जाता है तो समास प्यारे 6 प्रकार का होता है। ये बात को आप याद रखना। मैं प्रत्येक चीज़ों को बताऊंगा। अगर आप समाज के बारे में बात करेंगे तो आज की आपसे जितने प्रश्न हैं सब समाज के हैं। सबसे पहला जो समास याद होता है, याद रखिए, अव्ययी भाव समास होता है। कौन होता है दोस्तों? तो अव्ययी भाव समास होता है। सबको हम बारीकी बारीकी से देखेंगे। सेकेंड नंबर का समास जो होता है, इसको हम लोग तत्पुरुष समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। अगर आप लोग 3 नंबर का बात बोलेंगे तो आपका होता है द्वंद्व समास। क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है, याद रखेंगे। और इसके बाद आप 4 नंबर की बात करेंगे तो आपका लास्ट वाला समास आता है बहुब्रीहि समास। यही आपका मूल रूप से समास होता है। और आपको बता दूं, तत्पुरुष समास का 2 भेद होते हैं। पहला भेद जो होता है ना, याद रखेंगे, वह कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास। और सेकंड जो होता है ना, वह द्विगु समास होता है, द्विगु समास। सब चीज़ों को देखिए, आप केवल बढ़िया से देख लो भैया, आपका कुछ भी चीज़ें बाकी नहीं रह जाएगी। एक समास के अगर कोई पूछे समास कितने प्रकार के, तो आप लोग चलिए कह लीजिए 6 प्रकार के। बहुत जगह लिखा है 6 प्रकार के। आप मूल समास का रूप भले मत मानिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये समास के भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए समास होता क्या है, समास कहते किसको है। अगर आपसे ये कहीं पूछे कि समास कहते किसे है, तो समास जो होता है ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों को, याद रखेंगे 2 भी शब्द हो सकते हैं और 2 से अधिक भी शब्द हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब हम एक साथ एक जगह पे जोड़ कर रखते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। जो बड़ा 2-3 शब्द रहेगा उसको जोड़ के छोटा शब्द हम बना देंगे, वही हमारा समास हो जाएगा। अब हम देखेंगे समास की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक बार प्रश्न बना है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखेंगे समास का जो विलोम शब्द होता है ना, याद रखेंगे समास का जो विलोम शब्द होता है वो व्यास होता है। क्या होता है दोस्तों? व्यास होता है। या अगर व्यास ना लिख के विग्रह भी दे देना तो यह समास का ही विलोम शब्द होता है। दोनों होते हैं, याद रखेंगे। जो समास होता है ना, वह क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है, और समास का विलोम शब्द व्यास होता है या विग्रह होता है। इस बात को याद रखना। और समास जो विग्रह होता है ना, उसको हम तोड़ते हैं। जब समास को तोड़ देते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास विग्रह या समासिक विग्रह बोलते हैं, या सामाजिक पद बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब देखो, इसमें 1-2 बार दोस्तों प्रश्न ऐसे बन जाता है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। याद रखेंगे, जो समास होते हैं ना, समास के मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, समास के कितने पद होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। पहला, इसमें पद की बात करेंगे तो एक पद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद, और एक पद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तर पद। दोनों को याद रखेंगे। समास के कितने पद हुए? तो 2 पद हुए। एक पद का नाम पूर्व पद और एक पद का नाम आपका
आपका उत्तर पद, ऐसे याद रखेंगे। और ये ना कह के कभी कभी वह कह देता है ना कि पद कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो कभी कभी पूर्व और उत्तर में तोड़ के इसको मुख्य और गौड़ में तोड़ देता है। एक पद होता है जिसको मुख्य पद बोलते हैं, और एक पद जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गौड़ पद बोलते हैं। ये भी बात आप लोग बारीकी से कवर करते रहेंगे। तो एक चीज ये आपका मुख्य पद हो गया, एक आपका गौड़ पद हो गया। चाहे आप पूर्व पद कहिए चाहे उत्तर पद कहिए, कोई उसमें से मुख्य पद होगा तो कोई भैया उसमें से गौड़ पद होगा। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। चलिए अब आपको धीरे धीरे चीज़ों को मैं आगे ले चलूँ, आपको बता दूं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे देखिए अव्ययी भाव समास होता है। ये प्रश्न कई बार बना है कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। ये प्रश्न पूछे तो याद रखेंगे अव्ययी भाव समास में इसमें जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है। इसमें जो पूर्व पद होता है क्या होता है, तो पूर्व पद आपका अव्यय होता है, और पूर्व पद ही क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। याद रखेंगे किस पद की प्रधानता पाई जाती है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता पाई जाती है। ये बात याद रखना। अव्ययी भाव समास को पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको बता दें अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग से इसकी पहचान करते हैं। अभी हम बताएंगे, आप इस बस चीज़ को देख लीजिए। अव्ययी भाव समास में बोलूँगा कि अव्ययी भाव समास में क्या लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, तो अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में कौन पद प्रधान होता है, तो पहला पद प्रधान होता है, या जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, जो अव्यय होता है वो प्रधान होता है। जैसे पूछे वैसे बता दो दोस्तों। आपको जब सब चीज़ों की जानकारी रहेगी आप बिल्कुल बता दोगे। अब चलो सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों, याद रखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है दोस्तों, तो इसमें जो उत्तर पद होता है ना उसकी प्रधानता पाई जाती है। तो आप लोग देखिए यह तत्पुरुष समास का ही भेद है। अगर कर्मधारय समास में पूछे कि कौन सी पद की प्रधानता पाई जाती तभी भी आप बताएंगे उत्तर पद की प्रधानता, और द्विगु समास में पूछे तभी भी आप बताएंगे उत्तर पद की प्रधानता। दोनों को देखेंगे। मैं बताऊंगा कि कौन सा समास कैसे कैसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग बस अभी प्रधानता को देख लीजिए। आप देखिए तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे। इसमें जो होता है ना दोस्तों, इसमें विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है, अगर आपको ऐसी चीजें पूछे ना कि तत्पुरुष समास क्या है, तो तत्पुरुष समास में आपका विभक्ति का क्या होता है दोस्तों, लोप होता है। आपको मैं बताऊंगा अभी। द्विगु समास जो होता है ना, द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है, सबसे आसान होगा। अभी मैं आपको केवल दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है, संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास आपका विशेषण और विशेष्य पर टूट जाते हैं। इसमें जो होता है ना विशेषता पाई जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम आ जा रहे हैं दोस्तों, कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगते हैं। योजक चिन्ह का मतलब ऐसे लगा होता है, जैसे आप लोगों को पता है ना कि राजा रानी, या आपका देखिएगा राजा रानी में बीच में ऐसे लगता है ना, रात दिन में बीच में ऐसे लगता है ना, तो उसमें सब में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। भाई बहन, माता पिता, राजा रानी, रात दिन, आज कल, अपना पराया, सब में क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा। इसको हम कैसे चुनेंगे हम बता देंगे आपको अभी। अब देखिए बहुब्रीहि समास कहेंगे तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई प्रधान नहीं होता। इसमें जो कोई होता है दोस्तों, इसमें तीसरा प्रधान होता है। इसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगर पूछे बहुब्रीहि समास में कौन प्रधान होता है या किसकी प्रधानता पाई जाती है, तो बहुब्रीहि समास में कोई प्रधान पद नहीं होता है। याद रखेंगे इसमें जो होता है कोई प्रधान पद नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे, कोई प्रधान पद नहीं होता है। एक बार पुनः आपको रिवीजन करा दूं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। याद रखेंगे अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। आपका तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता, कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता, द्विगु समास में उत्तर पद की प्रधानता, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। अब देखो आपको बता दूं, कहीं भी दोस्तों समास, अब हम देखेंगे कि कैसे इसकी हम पहचान करेंगे। समास की पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको समास विग्रह करना पड़ेगा। याद रखेंगे क्या करना पड़ेगा, समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब होता है जो पद रहेगा उसको तोड़ेंगे। अब देखिए चौराहा, चौराहा, चौ का मतलब चार से है, राह का मतलब राह से है। तो चार रास्तों का समूह जहाँ पे मिले उसी को हम बोलते हैं भैया ठाठी भाषा में चौराहा। तो चौराहा में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब देखो चार राहों का समूह आपको बताए भैया यही समास होते हैं। 6 समास मेरी आपको बताना है। अब इसमें आपको ये बता दीजिए कि कौन समास है जो संख्यावाची होता है, क्योंकि चौराहा में 4 राहों का समूह, 4 जो शब्द है वो संख्यावाची
संख्यावाची है और नंबर से है, संख्यावाची जहाँ भी हो वह समास कौन सा होता है? तो आपको पता है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास में संख्यावाची होता है। क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची होता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और आपको चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है ना, इस चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो आपको मैं अगर यहाँ पे कह दूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं लिख कर नहीं केवल आपको बता दूँ। पंचवटी, अगर कोई कहे पंचवटी, पंचवटी जो शब्द है ना इसमें 5 से ही मतलब है दोस्तों, याद रखेंगे इसमें 5 शब्द आया, ये संख्यावाची है तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, अगर आपको कोई कहे नवग्रह, मैं इसका नवग्रह, आप लोगों को पता है ग्रह तो अलग चीज़ है और नवग्रह मतलब 9 ग्रहों की बात कर रही है और इसमें 9 क्या है दोस्तों? संख्यावाची है और जहाँ कहीं संख्यावाची आए तो वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगर आपको दोपहर पूछे, दोपहर का समूह याद रखेंगे, दोपहर, दोपहर ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे 2 शब्द आया, ये संख्यावाची है तो इसमें क्या होगा? अभी पूछेगा दोपहर में क्या कौन सा समास, तुरंत कहेंगे संख्या आ गया भैया तो द्विगु समास के साथ भागो। नवग्रह में संख्या आ गया, द्विगु समास के साथ चलो। पंचवटी में संख्या आ गया, द्विगु समास के साथ चलो। आपका शतरंग पूछ देगा, याद रखेंगे शतरंग, शतरंग में भी आपका 7 रंग संबंधित चीजें आ गई, इसको तोड़ेंगे, इसमें भी 7 रंग की बात कही जा रही है, आप चले जाएंगे द्विगु समास के साथ। आपको जो भी चीजें पूछे ना आपको उसके साथ चले जाओ। अष्टध्यायी, याद रखेंगे एक शब्द आता है, बहुत बार ये चीज़ों को पूछा है, याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिखकर बता रहा हूँ कि ये क्या है दोस्तों? इसका नाम है अष्टाध्यायी। यह यूपी टेट में पूछा है। 8 अध्यायों का समूह क्या कहलाता है? अष्टाध्यायी कहलाता है और इसमें 8 आया। 8 का मतलब क्या है दोस्तों? यह आपका संख्या से है और आपको मैंने बता दिया। केवल आप एक ट्रिक याद कर लो, संख्यावाची कोई शब्द ले ले, आप तुरंत केकरे साथ जाएंगे? द्विगु के साथ चले जाएंगे। द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसकी पहचान यही होती है और इसको बातों को आप ध्यान देना होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है दोस्तों? उत्तर पद प्रधान होता है, ये बात याद रखेंगे। अब चौराहा में आप देखेंगे तो इसमें चौ का मतलब 4 तो हो ही गया, लेकिन राह की बात का है तो कौन सा पद है जिसकी प्रधानता पाई जा रही है? तो राह की, रास्ते की प्रधानता पाई जा रही है। जो मुख्य पद होता है ना उसी की प्रधानता पाई जाती है और चौराहा में मुख्य पद क्या है दोस्तों? तो मुख्य पद आपका राह है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सप्तर्षि में कौन सा शब्द समास है? आपको पता है सप्तर्षि में आपका कौन सा समास है? सप्त में इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें आपका 7 आया कि नहीं आया? याद रखेंगे इसमें 7 आया कि नहीं आया? 7 आया तो आप किसके साथ चले जाएंगे? द्विगु समास के साथ चले जाएंगे। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम ज़्यादा इसका हम एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको बताते चलेंगे, जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे हम देखेंगे। यथा रुचि, आपको पता है ना यथा रुचि, यथा धन के रुचि में टूटता है और याद रखेंगे यथा रुचि। और जहाँ कहीं भी आपको पता है क्या आए? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? तो किसी शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग आए वहाँ पे कौन सा समास होता है? आपको पता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है उपसर्गों से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? अव्ययी भाव समासों की पहचान हम किससे करते हैं? उपसर्गों से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि पहला पद जो होता है ना अव्यय होता है और पहला पद ही क्या होता है? उपसर्ग होता है। इस बात को याद रखेंगे। आपका अव्ययी भाव समास में अगर पूछे तो अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है ना इसमें भैया याद रख लो, पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है और यही पद जो होता है ना दोस्तों याद रखेंगे उपसर्ग भी होता है। क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग भी होता है और इसमें उसकी प्रधानता भी पाई जाती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे याद रखना प्रतिदिन, प्रतिदिन यहाँ पे दोनों चीज़ें याद करो। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। याद रखेंगे इसमें उपसर्ग प्रति है और क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आप लोगों को पता है ना कि यथाशक्ति, याद रखेंगे क्या है दोस्तों? यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो याद रखेंगे अव्ययी भाव समास होगा। यथा धन शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार होता है। आमरण, याद रखेंगे आ धन के मरण में टूटता है और इसमें आ उपसर्ग लगा है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। याद रखेंगे अनुरूप पूछ दे कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुधन के रूप और इसमें आपका उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग लगा है तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। याद
याद रखेंगे भर पेट, भर धन के पेट, याद रखेंगे भर पेट होता है, इसमें आपका उपसर्ग भर है और इसमें क्या होगा दोस्तों, तो आपका बेभाव समास हो जाएगा। आपको याद रखेंगे, एक बार देखिए यूपी टेट में बना है प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास होगा, तो प्रति धन के मान में टूटेगा, प्रति आपका क्या है दोस्तों उपसर्ग है, और जहां कहीं भी उपसर्ग आए वो अव्ययीभाव समास होता है। अब तक मैंने आपको दो ही समास बताया, उपसर्ग आ जाए ना तो याद रखना अव्ययीभाव समास, और इसके बाद आपका संख्यावाची आए तो कौन सा समास, आपका द्विगु समास, दोनों याद रखिए। आगे चलते हैं, जलमग्न शब्द में एक समास होगा, याद रखेंगे जलमग्न, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो जल से मग्न, और आपको पता है इसमें कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है, किसका लोप होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है, विभक्ति कारक चिन्हों का लोप होता है। याद रखेंगे इसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से अलग होने में संप्रदान, ये सब चीजें होती है ना, याद रखेंगे। तो जलमग्न शब्द में समास होगा तो जल से मग्न होगा, और इसमें कौन सा समास होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें पाया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। जहाँ कहीं भी आपका से में टूटे, जहाँ कहीं भी आपका का के की में टूटे, जहाँ कहीं भी आपका याद रखेंगे ने में टूटे, जहाँ कहीं भी में या पर में टूटे, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। इसमें विभक्ति का लोप होता है, इतना तो आप याद रखना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से अलग होने में संप्रदान जो होता है संबंध के लिए, ये सब चीज़ें जो होती है ना, संबोधन आए अरे अरे वो सब चीज़ें है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस सब चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। आपका जैसे कि अपदान जो होता है ना, से अलग होने में होता है, और अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर, ये सब चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ कहीं भी इस शब्दों में टूटे ना, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वज्रपड़ी शब्द में कौन सा समास होगा, याद रखेंगे 11 नंबर को देखेंगे। वज्रपड़ी समास में याद रखेंगे इसमें किसी पद की प्रधानता नहीं पाई जाती है, और वो समास होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होता है। और वज्रपाड़ी याद रखेंगे, वज्रपाड़ी में जो आपका समास होगा वह बहुब्रीहि समास होगा, इस बात को याद रखेंगे। इसी तरह आपका पूछ दे कि चक्रपाड़ी में कौन सा समास होगा, याद रखेंगे चक्रपाड़ी में कौन सा समास होगा, तो चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, याद रखेंगे। यह तीसरा पद इसमें प्रधान होता है, तो इसमें क्या होगा, आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा, याद रखेंगे पंच में आपका 5 आएगा, ये संख्यावाची हो गया, तो आप किसके साथ जाएंगे, द्विगु समास के साथ चले जाएंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि द्वंद्व समास में दोनों पद समास प्रधान होते हैं। जैसे आपका रात दिन हो गया, रात दिन दोनों पद की प्रधानता पाई जाती है, बीच में इसमें योजक चिन्ह लगते हैं, और वह समास होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक ना। अपना पराया, आज कल, रात दिन, राजा रानी, ठीक ना, अगला पिछला, इस सब में क्या है दोस्तों, द्वंद्व समास है। महाजन शब्द में कौन सा समास होगा, याद रखेंगे महाजन, याद रखेंगे 14 नंबर की बात करेंगे। इसमें महाजन समास में देखेंगे, महाजन शब्द में समास देखेंगे तो महान है जो जन, याद रखेंगे इसमें जो जन का मतलब व्यक्ति या लोग से है, इसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों। तो जहाँ कहीं भी विशेषण और विशेषता की बात करें तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में आपको बता दिया इसमें योजक चिन्ह लगते हैं। द्विगु समास में आपको बता दिया इसमें क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची होता है। और इसके बाद अव्ययीभाव समास में बता दिया इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। ऐसे इनकी पहचान करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नील गाय, यहाँ पे गाय की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात उसका नीला गाय है। और नीला गाय जहाँ पे आए, जहाँ कहीं भी विशेषण और विशेषता जैसी चीज़ों को याद रखें तो ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि चंद्रशेखर शब्द में समास है, याद रखेंगे चंद्रशेखर, याद रखेंगे जब कहीं भी चंद्रशेखर शब्द में समास पूछे तो तत्पुरुष समास है कि द्विगु है कि बहुब्रीहि है कि कर्मधारय है। चंद्रशेखर शब्द में समास, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात आपके क्या है दोस्तों, भगवान शिव हैं। और याद रखेंगे चंद्रशेखर में समास आपका क्या होगा, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है और उस समस्या को क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हानि लाभ में कौन सा समास है, आप बिल्कुल बताएंगे दोस्तों, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हानि लाभ में योजक चिन्ह लगा है और दोनों पद प्रधान है। और आपको बताया हानि
लाभ, अपना पराया, आज, दिन, रात, राजा रानी, ये सब में क्या है दोस्तों, तो इसमें आपका जो समास होगा याद रखेंगे, हाँ इसमें जो समास होगा आपका द्वंद्व समास होगा। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें जो आपका समास होगा द्वंद्व समास होगा, इस बात को याद रखेंगे। तो जो देखेंगे हानि लाभ में कौन सा समास है, तो हानि लाभ में आपका द्वंद्व समास है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन इसमें दिया नहीं दोस्तों, तो याद रखेंगे आप क्या करेंगे, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इस बात को याद रखेंगे। मैं भी भ्रमित हुआ 2 मिनट के लिए कि आखिर इसमें क्या सही हो सकता है। तो हानि लाभ में समास आपका होगा द्वंद्व समास और इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। योजक चिन्ह लग गया, द्वंद्व समास आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं तो आपको बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको पता है ना, मैंने बता रहा हूँ अगर संख्यावाची है तो आप द्विगु समास के साथ चले जाइए, आपका उसमें विभक्ति का लोप दिखा रहा है तो तत्पुरुष समास के साथ चले जाइए, अगर कोई पद प्रधान नहीं हो रहा, तीसरे के साथ डिनोट किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है तो बहुब्रीहि समास के साथ चले जाइए, अगर दोनों पद प्रधान हो बीच में योजक चिन्ह लगा है द्वंद्व समास के साथ चले जाइए, अगर विशेषण और विशेषता जैसी चीज़ बात बोले तो कर्मधारय समास के साथ चले जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, याद रखेंगे आप लोग विभक्ति में आप पढ़े हैं, याद रखेंगे रसोई के लिए घर, याद रखेंगे रसोई के लिए घर, इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसोई घर में क्या समास होगा, तो रसोई घर में आपका क्या होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे दशानन में कौन सा समास होगा, 10 है जिसका मुख या 10 है जिसके आनन, याद रखेंगे किसके तरफ इशारा कर रहा है, मैं उसका संधि विच्छेद ज़्यादा न करूं। दशानन मतलब कि 10 जैसे शरीर या बॉडी या मुख या आँख कान नाक की बात कर रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे 10 की बात किसकी हुआ, याद रखेंगे किसके तरफ इशारा कर रहा है, तो रावण की तरफ इशारा कर रहा है। तो दशानन, याद रखेंगे दशानन कहा जरूर है लेकिन दशानन एक व्यक्ति का क्या नाम है, उपनाम है, और कि जब आपको कोई भी पद प्रधान न हो अर्थात किसी दूसरे पद की प्रधानता पाई जा रही हो, तीसरे शब्द की तरफ इशारा किया जा रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरंगा शब्द, याद रखेंगे 3 रंगों से संबंध यहाँ पे है, और आपको पता है ना कि जहाँ कहीं भी संख्यावाची आए, संख्यावाची में आपका होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, 21 नंबर की बात करेंगे। आपको बताया जहाँ कहीं नियोजक चिन्ह लग जाए, याद रखेंगे धीरे धीरे में दोनों पद समान है और दोनों शब्द की क्या पाई जाएगी, प्रधानता पाई जाएगी। इसमें कोई उत्तर पद, कोई प्रथम पद, कोई पहला दूसरा, कोई पद प्रधान नहीं रहेगा, दोनों पद प्रधान होंगे, और जब दोनों पद प्रधान होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, मैंने बताया इसमें बनता है कर्मधारय समास। जैसे मैंने बताया था ना कि नील गाय में आप बता दीजिए नीली गाय, तो गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यही बताना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, त्रिभुज 3 भुजाओं से संबंधित रखा, तो इसमें आपका क्या समास होगा बता दीजिए दोस्तों, इसमें आपका द्विगु समास होगा। नवरात्र, याद रखेंगे 9 रातों से संबंध है, तो इसमें 9 शब्द आया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें भी द्विगु समास होगा। 3 लोग से संबंध आया, इसमें भी आपका द्विगु समास होगा। दशानन आपको भाई बताएं कि दशानन में आपका कौन सा समास होगा, तो याद रखेंगे दशानन रावण की तरफ इशारा कर रहा है, इसमें आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा जल, याद रखेंगे गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो याद रखेंगे गंगा जल का मतलब होता है गंगा का जल। याद कर्ता ने, आपको पता है ना, का के की, ना ने नी और रा रे री, ये जो होते हैं संबंध कारक एक होता है, उसमें होता है गंगा का जल। तो याद रखेंगे तो गंगा का जल, इसमें का विभक्ति है और इसमें आप लोगों को पता है इसमें का लगा हुआ है, और जब कहीं भी आपका विभक्ति चिन्ह का लोप हो या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो आपका तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द की किस समास का उदाहरण है, चरण कमल यही रेखांकित शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे। तो यही कह रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा कि द्विगु होगा कि द्वंद्व होगा कि अव्ययी भाव समास होगा। अब देखेंगे इसमें उपसर्ग है दोस्तों, चरण कमल में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ तो होगा नहीं,
याद रखेंगे। कैसे पहचान करते हैं? द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास होगा नहीं। द्विगु समास में आपका पता कैसे हम पता करते हैं? इसमें संख्यावाची होता है, होगा नहीं। और यहाँ पे दोस्तों चरण कमल, इसमें जो होता है ना, इसमें चरण की क्या या कमल की क्या बताई जा रही है दोस्तों? इसमें एक दूसरे की विशेषताएं बताई जा रही है, तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपुत्र, याद रखेंगे राजा का पुत्र, याद रखेंगे। आपको पता है ना, जहाँ कहीं भी का के की आए और वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल से हो जाए। जहाँ विभक्ति की बात आए ना, याद रखेंगे कारक चिन्हों का लोप होना, उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह कितने होते हैं, कारक कितने प्रकार का होता है? हिंदी में 8 प्रकार का। ये बात आप याद रखेंगे, विभक्ति का लोप हो रहा है। 27 नंबर देखेंगे, राज दरबार में कौन सा समास है? याद रखेंगे राज समास में राजा का दरबार, इसी को बोलते हैं राज दरबार। और आपको पता है ना, इसमें विभक्ति का चिन्ह आपका आ रहा है क्या दोस्तों? तो का आ रहा है, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, विभक्ति का लोप हो रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा? आपका तत्पुरुष समास होगा। इस तरह आप लोग देखेंगे। द्विगु में आप पूछे तो आपका संख्यावाची हो गया, द्वंद्व में आपका योजक चिन्ह हो गया, तत्पुरुष में आपका विभक्ति या कारक चिन्ह का हो गया। अब बेभाव समास में आपका उपसर्ग लगा मिल जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होगा? आप बताएंगे। कर्मधारय समास में आपका विशेषता या विशेषण बताया जाएगा। ये सब चीजें होंगे, समास के रूप होंगे। ऐसे ऐसे इनकी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? तो पहचान करेंगे। ठीक है। अगर यही बात पूछे कि बहुब्रीहि समास एक बच रहा है, तो बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे शब्द की तरफ प्रधानता जाएगी या कोई तीसरा शब्द इसमें प्रधान होगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। धन्यवाद।